लोग कम्युनिकेशन यानी संचार पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने उसके अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रक्रिया पे बात कर लिए थे। आज हम बात करते हैं संचार के या संप्रेषण, ठीक है, संचार के कार्य और उद्देश्यों पे बात कर लेते हैं कि संचार का क्या कार्य होता है और क्या उद्देश्य होते हैं इसके। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है इनके उद्देश्यों को जानना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट सेक्शन को आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं तो फिर ये सही नहीं है। इसलिए भी ये जानना ज़रूरी है कि उद्देश्य क्या है। ठीक, इनके उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य तो है क्या, सूचना प्रदान करना। सूचना प्रदान करना, ये कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है सूचना, जानकारी या कोई भी विचार हैं आपके, उनको एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यही संप्रेषण। तो आप जो सूचना आपके पास है एज ए टीचर, जब आप पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तो जो भी जानकारी आपके पास है उस जानकारी को क्या करेंगे, आप डिलीवर करेंगे, यानी सूचना जो आपके पास है उसे स्टूडेंट को प्रदान करेंगे। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। यह संचार ही संभव बनाएगा कि आप अपनी सूचना का क्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों को प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अगर संचार बेहतर होगा तो आप सूचना बेहतर तरीके से प्रदान कर पाएंगे। अगला इसका जो कार्य होता है निर्देशन करना। निर्देशन का मतलब होता है गाइड करना, कह सकते हैं आप, या दिशा निर्देश देना। अगर आपका संचार बेहतर है, यानी आपकी बातचीत, आपकी अभिव्यक्ति अच्छी है और प्रभावी तरीके से आप अपनी सूचनाओं, अपनी जानकारियों को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, विद्यार्थियों को निर्देश आपको देना है या आप अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, छोटे अधिकारियों को, तो अगर आपके बातचीत का ढंग बेहतर है तो फिर आपकी बातों को बच्चे भी मानेंगे, जो विद्यार्थी हैं वो भी मानेंगे। ये संचार डिसाइड करता है कि आप निर्देश जो देते हैं उस निर्देश की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। कुछ अध्यापक होते हैं जिनकी बातों को कभी बच्चे लोड ही नहीं लेते हैं, वो बोल कर गए और फिर वो बच्चे अपना काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पहले बैठे थे वैसे बैठे हैं। कुछ अध्यापक होते हैं कि आकर के अपनी बात कहते हैं और बच्चे उनको तुरंत मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि कम्युनिकेशन उनका कैसा है। भाई कहीं ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल दे रहे हैं, है कि नहीं? तो निर्देश देने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी बात को कह रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं, कोई आदेश दे रहे हैं आप, तो वो प्रभावी होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो। कम्युनिकेशन मतलब आप बातचीत को अपनी कैसे आप पहुंचा रहे हैं, ये अच्छा होना चाहिए। ये भी एक उद्देश्य है इसका, कम्युनिकेशन का। समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। समन्वय का मतलब होता है समानता स्थापित करना या बैलेंस बनाना चीज़ों को। ठीक है, अगर किन्हीं दो ग्रुप्स में असमानता फैली है, वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो फिर उनके बीच में आपको क्या करना है, सुलह कराना है, समझौता कराना है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? कम्युनिकेशन, यानी अब आपको उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा ना। भाई आप मीडिएटर के रूप में होंगे, तो एज ए मीडिएटर आप कैसी बातें करेंगे? आपके पास कुछ ऐसी बातें होंगी ना जो आप कहेंगे और इतने प्रभावशाली होगा कि वो दोनों ग्रुप आपस में क्या होंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो समन्वय यानी दो ग्रुप में या दो लोगों के बीच में, या फिर आपका और आपके सहपाठी जो भी हों या सहयोगी जो भी हों, उनके बीच में ही समन्वय स्थापित करना हो। भाई कोई गलतफहमी हो गई है या कोई ऊंच नीच थोड़ा बहुत हो गया है, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है। तो आपका संप्रेषण यानी आपकी बात करने की शैली, आपकी बातें डिसाइड करेंगे कि आपके बीच में बेहतर समन्वय होगा या फिर बिगाड़ ही रहेगा, हमेशा लड़ाई झगड़े ही रहेंगे। तो समन्वय स्थापित करना भी कहीं ना कहीं संप्रेषण का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी में, शिक्षक यानी आप और शिक्षार्थी अर्थात जो आपके विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी में बेहतर संबंध के लिए ज़रूरी है, बेहतर संबंध के लिए भी ज़रूरी है, विद्यार्थियों के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो, इसके लिए भी। बाहर, बाह्य जगत का मतलब होगा कि आपके एजुकेशन फील्ड से हटकर जब आप लोगों के बीच में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, तो बाह्य जगत से भी संपर्क अगर आपको स्थापित करना है तो क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होगा।
यानी बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करना हो तो भाई अगर आप कम्युनिकेशन नहीं जानते हैं तो फिर आप जाइए, हज़ारों की भीड़ में भी आप खड़े रहेंगे चुपचाप, कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको हज़ारों लोगों के साथ बातचीत करना है तो जब तक आप बातचीत की शुरुआत नहीं करेंगे, यानी कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे को, आप और उन लोगों के बीच में जुड़ेंगे नहीं जब तक आप, तब तक फिर आप अपनी बातों को कैसे कहेंगे। तो बाहर के लोगों के साथ में संपर्क यानी जुड़ाव स्थापित करने के लिए भी क्या जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है। ठीक है। नेतृत्व क्षमता प्रदान करना, इसका एक उद्देश्य ये भी हो सकता है, नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। नेतृत्व क्षमता का मतलब हो गया एक लीडरशिप। एक लीडर को आप देखते हैं ना, हजारों लोगों को बांध के रखता है, वो कैसे बांध के रखता है, हजारों की टीम को वो लीड कर रहा है। यानी अगर वो लीडर है तो क्यों लीडर है, कहीं ना कहीं उसका जो कम्युनिकेशन है, बातचीत जो है लोगों के बीच में, वो बहुत अच्छा है, तभी तो लोग जुड़े हुए हैं उससे। तो नेतृत्व प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। प्रेरणा और मनोबल को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को पढ़ाते समय उनको मनोबल को इंक्रीज करना है, अगर उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना है, हिम्मत बढ़ानी है उनकी, तो फिर आप क्या करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे कि उनसे बातचीत करेंगे। आप उनसे बातचीत करेंगे, और जैसे आप उनसे बातचीत करने लगे और इस दिशा में बात करने लगे कि उनकी हिम्मत बढ़े, काम करने की क्षमता बढ़े, तो ऐसे क्या होगा, ये तभी ये हो गया कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन या संचार ये डिसाइड करता है कि आप बच्चों को कितना बेहतर तरीके से उनमें जो क्षमताएं हैं उनको इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है। समूह के सुचारू रूप से संचालन के लिए, या आप कह सकते हैं समूह संचालन के लिए, इसके लिए भी आप संप्रेषण की जरूरत पड़ती है। इन सभी कार्यों में आपने एक कॉमन चीज देखा है कि आपको क्या करना है, बातचीत करना है, और आपका बातचीत करना ही कम्युनिकेशन। और इन सारे बिंदुओं में आप देख रहे हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, अपनी बात या अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। तो जो समूह होता है, अगर ग्रुप है तो ग्रुप को रेगुलेट करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से वो कार्य करता रहे, इसके लिए भी संप्रेषण चाहिए। भाई बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी ना, बिना बातों के आप कैसे ग्रुप को चला पाएंगे। तो समूह के सुचारू संचालन के लिए भी क्या जरूरी है, संचार उनका होना जरूरी है। अगर संचार ही नहीं रहेगा तो आप ग्रुप से बात कैसे करेंगे। तो संचार का होना यानी अपनी बातों का दूसरे के साथ करना, यही संचार है, और इन सब के लिए ये आवश्यक है। ठीक है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, ये भी एक कारक उद्देश्य होता है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, ये सब के सब डिपेंड करते हैं कि आप बात करें लोगों से, आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। संचार का यही मतलब होता है। ठीक है। तो ये सब उद्देश्य हैं कुछ प्रमुख, और उसके कारण हैं कि संचार क्यों जरूरी है, बातचीत करना क्यों जरूरी है, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना क्यों जरूरी है। ये बातें, ये बिंदु जितने भी हैं मैंने बताया, ये सब डिसाइड करते हैं कि कम्युनिकेशन आवश्यक है इन कार्यों को पूरा करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि संचार की विशेषताएं क्या होती हैं, संप्रेषण या संचार की विशेषता। ठीक, क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो कि संचार गतिशील प्रक्रिया है। क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। देखिए, संप्रेषण को विचारों का आदान प्रदान माना गया है। यही तो माना गया है कि संप्रेषण क्या है, विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। अब आप जो विचार हैं जो आप उसको दे रहे हैं या आप विचारों को प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या है, वो स्थिर कार्य तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ये गतिशील होता है, इसलिए स्थिर नहीं है। हर समय ये बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। किसी समय ये कुछ और हो सकता है, किसी टाइम में ये कुछ और हो सकता है। इसके माध्यम बदल सकते हैं, इसकी प्रक्रिया बदल सकती है, रिसीवर बदल सकता है, सेंडर बदल सकता है, सूचना बदल सकती है आपकी।
तो ये स्थिर प्रक्रिया नहीं है, अर्थात ये गतिशील प्रक्रिया होती है। ठीक है, सूचना का आदान प्रदान, और चूंकि ये सतत प्रक्रिया है, सतत का मतलब ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। भाई आप हमेशा किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से आप किसी से भी जो संचार है ये आप स्थापित करके रखते हैं। कभी आप दोस्तों के साथ, कभी आप फैमिली के साथ, कभी आप किताबों के साथ, कभी आप यूट्यूब पे, है कि नहीं। भाई आप एक किताब उठा के आप पढ़ते हैं, तो किताब पढ़ने के दौरान भी आप संचार स्थापित कर रहे हैं। किसके साथ? किताब का जो लेखक है उसके साथ आप संचार स्थापित कर रहे हैं। भाई लेखक ने किताब में कुछ लिखा है, यानी ये उसके विचार हैं, उसकी अभिव्यक्ति है, और उसे आप रिसीव कर रहे हैं, यानी आप पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या हो गया? ये भी संचार हो गया। तो हमेशा कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है, इसलिए ये गतिशील प्रक्रिया है, ना कि स्थिर है। संप्रेषण एक प्रकार का कौशल है। कौशल का मतलब स्किल। क्या है? एक प्रकार का कौशल या स्किल है। कौशल क्या होता है? कौशल का मतलब कि एक ऐसी योग्यता जो थोड़ा सा स्पेशल होती है आप में या किसी में भी। जब किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाए, यानी आपके अंदर एक विशिष्ट गुण आ जाए, विशिष्ट क्षमता आ जाए, तो वो कौशल हो जाता है। जैसे कि आप टीचर हैं, जब तक आप पढ़ रहे हैं और फिर आप पढ़ाना शुरू किए, आप सेलेक्ट हुए और पढ़ाना शुरू किए, तो टीचिंग आपके लिए, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बताया था कि टीचिंग क्या है? एक स्किल है। ठीक है, वो एक कौशल है जो आपने सीखा है। तो संप्रेषण भी एक कौशल है जो आप सीखते हैं, एक योग्यता है जो सीखता है, उसके अंदर ये विशेष होता है। संप्रेषण सर्वव्यापक होता है। क्या है? सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब हो गया कि ये छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, बड़े स्तर से लेकर के छोटे स्तर तक हर जगह ये संप्रेषण विद्यमान होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और सबसे छोटी इकाई जो है शासन की, वहाँ तक संप्रेषण होता है। प्राइम मिनिस्टर जी कोई आदेश निकालते हैं, वो आदेश सबसे निम्न स्तर तक पहुँचता है। निम्न स्तर की कोई रिपोर्ट या कोई सूचना होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुँचती है। तो ये क्या है? संप्रेषण है। किसी भी माध्यम से जा रही है, शाब्दिक रूप से या मौखिक रूप से, है कि नहीं। तो ये सर्वव्यापक होता है। ठीक है, कोई उच्च अधिकारी कोई निर्णय लेता है, निम्न अधिकारी तक वो आदेश पहुंचता है। वो क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। भाई उच्च अधिकारी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको छोटे स्तर तक पहुंचाया जाता है। फिर छोटे स्तर के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, वो बड़े अधिकारियों तक जाता है। तो ये हर जगह पे आपको जो कम्युनिकेशन है, ये सर्वव्यापक का मतलब हो गया कि हर जगह ये विद्यमान है। किसी भी फील्ड में, किसी भी कोने में आप देख लें, आप देखेंगे तो हर जगह पे कोई ना कोई संप्रेषण हो ही रहा है हमेशा। तो ये हर जगह पे विद्यमान होना इसका क्या कहलाता है? कि सर्वव्यापक है। मतलब इसका जो विस्तार है वो सभी जगह पर मौजूद है। संप्रेषण द्विमार्गी होता है, एक मार्गी भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे संप्रेषण को चूँकि व्यवस्थित ढंग से देख रहे हैं और एक क्लासरूम में है, तो इसलिए इसको हम देखेंगे कि संप्रेषण द्विमार्गी होता है। द्विमार्गी का मतलब क्या होता है? द्विमार्गी का मतलब दो रास्ते इसके हैं, दो मार्ग हैं, वही द्विमार्गी होगा। जो संप्रेषण होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, प्रभावी संप्रेषण, यानी एक बढ़िया वाला जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन, वो तब होता है जब आप बात कहें और उसका क्या हो? फीडबैक आए, रिप्लाई भी हो। नहीं, एक तो आप हैं जो बात कह रहे हैं और दूसरा सामने वाला है जो रिप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे दो लोग हो गए बात करने वाले। इस वजह से ये द्विमार्गी है। द्विमार्गी का मतलब संप्रेषण यानी बातचीत या विचारों का आदान प्रदान दो रास्ते से हो रहा है। एक मेरे द्वारा आप तक पहुँच रहा है और एक आपके द्वारा मेरे तक पहुँच रहा है। तो ये क्या हो गया? दो मार्गी हो गया। एक मार्गी संप्रेषण भी होता है, ये तो हो गया दो मार्गी। एक मार्गी संप्रेषण का मतलब हो गया कि एक तरफा बातें कही गई हैं, जहाँ पे फीडबैक न मिल रहा हो। यानी मैं आपसे कोई बात कहूँ और आप तक वो ख़त्म, फिर रिप्लाई में मुझे कुछ ना मिले, कोई बात ना आए हमारे तक, ये होता है एक मार्गी। ठीक है, ये संप्रेषण बहुत कम मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन द्विमार्गी होता है, अर्थात
यहाँ पे मेरे द्वारा आप तक बातें पहुँच रही हैं और आपकी बातें हमारे तक आ रही हैं फीडबैक के माध्यम से। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। संप्रेषण का सदैव एक संदर्भ होता है, सदैव एक संदर्भ होता है। ठीक है, जो संप्रेषण होता है इसका हमेशा क्या होता है, एक संदर्भ होता है। देखिए बिना संदर्भ के, ये बात एक थे बैटसन, नाम याद रखिएगा, बैटसन जी ने ये बात कही थी कि अगर संप्रेषण का कोई संदर्भ नहीं होता है तो फिर वो संप्रेषण क्या है, जो भी काम किया गया है या जो शब्द हैं या कार्य हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। ये कई प्रकार से हो सकता है, जैसे भौतिक संदर्भ होता है। भौतिक संदर्भ का मतलब होता है कि ये किसी स्थान विशेष की बात करता है। आप समझ रहे हैं ना, संदर्भ का मतलब होगा अर्थ, जो मैं बात कहूँ आपसे उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अगर मैं भौतिक बातें कुछ कर रहा हूँ तो कोई स्थान की बात करूँगा, भाई भौतिक का मतलब क्या हो गया, स्थान की बातें होगी जहाँ पे संप्रेषण हो रहा है। जैसे इसमें अब देख लीजिए, कभी कभी आता है, एक होता है भौतिक संदर्भ। भौतिक संदर्भ का मतलब उस स्थान को बताया जा रहा है जहाँ पर संप्रेषण का कार्य पूरा हो रहा है। जैसे सम्मेलन में मान लीजिए संप्रेषण होता है, तो सम्मेलन जहाँ पे हो रहा है, यानी सम्मेलन कक्ष या जिस हॉल में सम्मेलन हो रहा है उस हॉल की स्थिति को बताना, ये होता है भौतिक संदर्भ। यानी उस स्थान विशेष का जिक्र करना ही भौतिक संदर्भ है। या फिर खुली सभा कहीं हो रही है, उस स्थान विशेष की बात हो। एक होता है सामाजिक संदर्भ। सामाजिक संदर्भ का मतलब जो आपने मैसेज दिया है उसका क्या अर्थ निकाला जाए। आपने अक्सर ये बात कई बार आप अक्सर बोलते भी होंगे और आपने सुना भी होगा कि किस सेंस में बात कर रहे हैं आप, किस सेंस में आप बात कर रहे हैं, या जो प्राप्त करता है आपकी बातों का, यानी रिसीवर जिससे आप कह रहे हैं, भाई जो आप बात कह रहे हैं उसके कई सारे सेंस हो सकते हैं। तो सामाजिक रूप से उसका क्या सेंस होगा ये आप निर्धारित करें। ऐसा ना हो कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते हैं कोई बात किसी और सेंस में, सामने वाला उसे किसी और सेंस में समझ लेता है, और फिर जो परिणाम आता है उसके लिए आपको बाद में फिर क्या करना होता है, चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है जाके। तो ऐसी स्थिति ना आए। तो सामाजिक संदर्भ का अर्थ यही होता है कि जो आपका रेफरेंस, जो सही सही में जो आपका अर्थ है समाज के पर्सपेक्टिव में, वो आप कंफर्म कर दें। ठीक है। एक होता है मनोवैज्ञानिक संदर्भ। मनोवैज्ञानिक संदर्भ क्या होता है, इसमें क्या दिखाता है मुख्य रूप से। मनोवैज्ञानिक का मतलब हो गया कि आपके जो मानसिक स्तर है, जो आप बातचीत कर रहे हैं, जो आप विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो एज ए फ्रेंडली जा रहा है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब हो गया कि जिसमें कोई रूल्स या कोई नियम इन सबको नहीं फॉलो किया जाता है। जैसे आप अपने सबसे खास दोस्त से जब मिलते हैं तो जिस तरीके से मुलाकात होती हो, और जब आप अपने अध्यापक या ऑफिसर से, किसी सीनियर अधिकारी से मिलते हैं, तब आप किस तरीके से उससे बात करते हैं। एक तौर तरीके से ऑफिस में जाते हैं, फिर बैठते हैं और फिर एक तरीके से अपनी बात को कहते हैं, वो होता है औपचारिक। आपने अक्सर सुना होगा ना कि औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़, वो होती है औपचारिक। तो मनोवैज्ञानिक संदर्भ में यही देखा जाता है कि बातें क्या हैं, ये औपचारिक या अनौपचारिक होता है, मित्र है या फिर कोई और है। इन सब बातों को इसमें निश्चित किया जाता है कि जो आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं वो किस रूप में है। ठीक है। और एक होता है सामायिक संदर्भ। सामायिक का मतलब सामायिक संदर्भ आप समसामयिक खूब पढ़ते हैं ना, जो टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी जो ये कॉन्टेक्स्ट होता है इसमें समय और परिस्थितियाँ, ये आपको क्या करना होता है, दिखाना होता है। यानी किसी समय में आप बात कह रहे हैं, किस समय की बात कह रहे हैं। भाई आज आप 200 साल पहले की बातें कर रहे हों तो आपको ये बताना ज़रूरी है, ये आपको निर्धारित कर देना चाहिए कि ये पिछले 200 साल पहले की बातें हैं। क्यों? क्योंकि 200 साल पहले का समाज और उस समय की विचारधाराएं आज पे लागू नहीं होते हैं। आज का समाज बदल गया है, आज की सोच बदल गई है लोगों का,
तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो इस चेंजिंग को भी आप ध्यान में रखें। ठीक हो, ये होता है क्या, सामायिक संदर्भ। या आप इसमें धार्मिक रूप से बात कर रहे हैं या धर्म से संबंधित रखता है या आध्यात्मिक पहलू हैं, इन सब पे आप क्या कहते हैं, बात करते हैं, तो ये होता है क्या, सामायिक संदर्भ यानी टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसकी और विशेषता होती है सामान्य भाषा, यानी कम्युनिकेशन, संचार की जो भाषा होनी चाहिए वो क्या होती है, सामान्य होती है, जो सबके समझ में आती हो। ठीक है, यानी प्राप्तकर्ता को भाई समझ में भी आनी चाहिए वो आपकी लैंग्वेज। अब आप वो हिंदी समझता है, आप जर्मन में बोले जा रहे हैं, तो भी ये अर्थपूर्ण तो नहीं होगा, क्योंकि साहब जो रिसीवर है उसको समझ में आना चाहिए ना, जिसके लिए आप बोल रहे हैं। भाई आप सूचनाओं को जिसके लिए प्रदान कर रहे हैं उसको समझ में आनी चाहिए, तो सामान्य भाषा होनी चाहिए जो क्या हो, प्रापक यानी रिसीवर को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं। एक विशेषता और इसकी आप ध्यान में रखिएगा कि संप्रेषण के कई प्रकार होते हैं। संप्रेषण कई प्रकार का होता है। संप्रेषण कई प्रकार का होता है, ये भी इसकी विशेषता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो संप्रेषण मैं आपके साथ स्थापित कर रहा हूँ, किताब पढ़ते हैं आप, वो भी संप्रेषण है। आमने सामने जब आप बात करते हैं तो ये भी संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण। आप मैसेज करते हैं किसी को फ़ोन पे, वो भी संप्रेषण है कि नहीं। तो आप पूरे एक ग्रुप के साथ एक साथ बात करते हैं आप, वो भी संप्रेषण ही है। तो इन संप्रेषण को भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये संप्रेषण की विशेषताएं होती हैं। एक होता है अमौखिक, जिसमें आप शांत रहते हैं, आप कुछ भी नहीं बोलते, एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, फिर भी आप बातचीत कर लेते हैं इशारों में ही, ये भी एक संप्रेषण का प्रकार है। तो संप्रेषण कई प्रकार के होते हैं, ये इसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, भाव प्रदर्शन भी एक इसकी विशेषता है। क्या, भाव प्रदर्शन। भाव प्रदर्शन का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना कि उसके आव भाव से पता चलता है कि वो इस नेचर का है। ये जो आव भाव है वो क्या है, आव भाव का मतलब होगा कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें, जब आप संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेशन स्थापित करें तो वो होता है भाव प्रदर्शन। ठीक है, यानी आप बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी हो गया, एक संकेत आप दे रहे हैं, किसी को खड़ा होने के लिए आप कह रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये भाव प्रदर्शन हो गया। या आप कोई आपसे बात करना चाहता है और आपको अंगड़ाई आ रही है, तो वो समझ गया कि ये मूड में नहीं है, इस समय कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, तो आपने अपने एक्टिविटी से बता दिया कि आप कहना क्या चाहते हो दरअसल। तो कम्युनिकेशन का एक ये भी विशेषता होती है और एक प्रमुख विशेषता होती है कि आपकी एक्टिविटी या आपके आव भाव से भी लोग समझ जाते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं या फिर आप कह क्या रहे हैं। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं कम्युनिकेशन की जो आपने देखा, और उद्देश्यों पे भी हमने बात कर लिया। अगली क्लास में हम संचार के प्रकारों पे बात करेंगे, कितने प्रकार के संचार होते हैं। ठीक है।